हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के रचना शारीर इस सब्जेक्ट के पेपर 1 पार्ट ए को देखने वाले। मतलब कि हमको एनाटॉमी का जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है वो देखना है। उसका आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है अस्थि शारीर। मतलब हमको इसमें ये देखना है कि आयुर्वेद में बोन्स का क्या क्या वर्णन किया गया है, वो हमको भी आज सीखना है। सबसे पहले आता है अस्थि की व्याख्या। व्याख्या मतलब डेफिनेशन। तो अस्थि की क्या डेफिनेशन बताई गई है आयुर्वेद में? अस्यते इति अस्ति। अस्थि एक कठिनांशः देहस्मिन्, जो अंत तक स्थित रहता है, ऐसे शरीर के भाग को हम अस्थि कहते हैं। शरीर का एक कठिन अंश अर्थात अस्थि जो हमारे शरीर में अंत तक स्थित रहता है, मतलब प्रेजेंट रहता है, उसको हम अस्थि कहते हैं। शरीर का एक जो कठिन अंश है उसको हम अस्थि कहते हैं। जो शरीर का धारण करता है उन्हें धातु कहते हैं। और शरीर में कुल 7 धातु है, जिसमें से अस्थि का क्रमांक 5वां है। जो हमारे शरीर को धारण करते हैं, इससे हमारे शरीर में 7 धातु है। वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ऐसे 7 धातु, इसमें से अस्थि का क्रमांक 5वां है। अब हम देखेंगे अस्थि की उत्पत्ति कैसे हुई। रसाद्राक्तम ततो मांसम मांसादो मेदोस्तो अस्थि च। अस्थि की उत्पत्ति एवं पुष्टि मेद से होती है। मेद का धातु अग्नि द्वारा पाचन होकर उस पर पृथ्वी, अग्नि और वायु इनका संयोग होने से वह खर होता है। इस खर हुए मेद को अस्थि कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? तो अस्थि धातु की उत्पत्ति मतलब बोन्स की उत्पत्ति मेद धातु से होती है। उसकी उत्पत्ति और उसका पोषण जो है वो सब मेद धातु से होता है। तो अब ये कैसे होता है? तो मेद धातु पर धात्वाग्नि द्वारा पाचन की क्रिया होती है। उस पर पृथ्वी, अग्नि और वायु ये 3 महाभूत का संयोग होकर वह खर होता है, मेद धातु। और उस खर हुए मेद धातु को हम अस्थि कहते हैं। ठीक है। अब इसका स्वरूप क्या है अस्थि का? त्वचा, मांस आदि रचनाओं को नष्ट होने पर भी अस्थि का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह शरीर का सार है। अस्थि क्या, हमने अभी देखा कि अस्थि शरीर का एक कठिन अंश है। अगर हमारे शरीर का त्वचा, मांस आदि रचना नष्ट भी हो जाए तो भी अस्थि का विनाश नहीं होता, क्योंकि वो शरीर का सार है, मतलब बेस है शरीर का। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका भाव क्या है। पितृज भाव है। गर्भ शरीर में जब हमारे गर्भ की उत्पत्ति होती है उस वक्त जो गर्भ है उसके अंदर 6 भाव आते हैं। मातृज भाव, पितृज भाव, सत्वज भाव, आत्मज भाव। उसमें से जो पितृज भाव है वो अस्थि का भाव है, क्योंकि ये शरीर का एक कठिन हिस्सा है, कठिन भाग है। अब हम देखते हैं इसका पांचभौतिकत्व। मतलब यहाँ पे कौन सा महाभूत प्रधान है? तो पृथ्वी महाभूत अस्थि धातु में प्रधान होता है। यहाँ पे दोषाधिक्य क्या है? मतलब यहाँ पे कौन सा दोष अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वात दोष यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि वात दोष और अस्थि का आश्रय संबंध है। अब हम देखेंगे अस्थि धातु के मल कौन से। नख और केश, ये 2 अस्थि धातु के मल है। मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। तो अस्थि धातु के 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे नेल्स और हमारे बाल। धातु सार, इसका धातु सार है मज्जा धातु। स्रोतस मूल, मतलब अस्थि धातु का जो स्रोतस है उसका मूल कहाँ पे है, मतलब उसका रूट्स कहाँ पे? तो मेद और जघन, ये 2 जगह स्रोतस मूल है अस्थि का। अब इनकी संख्या क्या क्या बताई हुई है अस्थि की? बोन्स की संख्या अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग बताइए। चरकाचार्य के अनुसार 360 अस्थि की संख्या बताई है। सुश्रुताचार्य के अनुसार 300 अस्थि की संख्या बताइए। और आधुनिक मत अनुसार, मतलब मॉडर्न के अनुसार 206 बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखेंगे प्रकार क्या क्या है अस्थि के प्रकार। एतानि पंचविधान भवन्ति तद्यथा कपालरुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। अस्थि के 5 प्रकार बताए गए हुए। वो कौन कौन से? कपालास्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि, वलयास्थि और नलकास्थि। तो अब हम सबसे पहले कपालास्थि को देखते हैं। फैले हुए और चौड़े अस्थि को हम कपालास्थि कहते हैं। ऐसे अस्थि विशेषतः शीरा प्रदेश में पाए जाते हैं। जो फ्लैट बोन्स, अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो फ्लैट बोन्स को हम कपालास्थि कहते हैं। ये नॉर्मली हमारे हेड रीजन में पाए जाते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल कौन से? शीरा करोटी, मतलब हमारा जो स्कल है ये
कपाल अस्थि का एग्जाम्पल है। और नितंब अस्थि मतलब हिप बोन, ये भी एक फ्लैट बोन है। अब रुचकास्थि सेकेंड प्रकार है बोन्स का। अन्न का चर्वण कर उसमें रुचि उत्पन्न करने वाले अस्थि को हम रुचकास्थि कहते हैं। जो हमारे अन्न को चबाता है और उसकी रुचि उत्पन्न करके देता है, ऐसे अस्थि को हम रुचकास्थि कहते हैं। इसका उदाहरण है दंत, मतलब हमारे दांत। इसको सिर्फ आयुर्वेद में वर्णन किया गया है अस्थि को, मतलब दंत को मॉडर्न में माना नहीं गया हुआ अस्थि के रूप में। फिर हमारा थर्ड है तरुणास्थि। यह अस्थि मृदु होती है, इन्हें घनता प्राप्त नहीं होती। यह जो तरुणास्थि ये सॉफ्ट बोन्स जिसको कहते हैं वो होते हैं, इनको घनता मतलब स्ट्रॉन्गनेस प्राप्त नहीं होता। इसका उदाहरण क्या है, तो नासापटल मतलब नासल पटल, और कर्णपारी मतलब हमारे जो कान के नीचे का जो हिस्सा है वो, उसको हम बोलेंगे कर्णपारी। अब हमारा फोर्थ प्रकार का बोन है वलयास्थि। गोल या अर्ध गोलाकार के अस्थि वलयास्थि कहे जाते हैं। जो गोल हो या कर्व्ड हो उनको हम वलयास्थि कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कशेरुका मतलब वर्टेब्रा, या परशुका रिब्स। ठीक है। अब हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है नलिकास्थि मतलब लॉन्ग बोन्स। जो अस्थि नलिका के समान लंबे गोलाकार की होती है उसे हम नलिकास्थि कहते हैं। ये खोखले होते हैं और इसमें अस्थि मज्जा स्थित होती है। जो लंबे गोलाकार होते हैं और जो खोखले होते हैं उसको हम नलिकास्थि कहते हैं, और इसके अंदर मज्जा स्थित होती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है उर्वास्थि मतलब फीमर, या प्रगंडास्थि, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये सभी नलिकास्थि के टाइप्स हैं। फिर अब इसके कार्य क्या क्या है, अस्थि के कार्य क्या क्या ये देखते हैं। देह को धारण करना और मज्जा धातु की पुष्टि करना, यह अस्थि का प्रधान कार्य है। मतलब हमारे शरीर को धारण करना और मज्जा धातु को पुष्टि करना मतलब उसका पोषण करना, ये अस्थि का प्रधान कार्य है। शरीर को विशिष्ट आकार प्रदान करना, हमारा जो शरीर है उसको प्रॉपर एक डिफरेंट शेप प्रदान करना है, इसको हम कहेंगे अस्थि का एक कार्य। शरीर का त्वचा, मांस, स्नायु, सीरक, धमनी रचनाओं को आश्रय देना। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो अवयवों का रक्षण करना। जैसे हमारा हार्ट, इसका रक्षण कौन करता है, तो रिब्स। ऐसे सभी हमारे महत्वपूर्ण अवयवों का रक्षण करता है अस्थि। अब हमको एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, और इसमें हमको यूजुअली क्या पूछते हैं, अस्थि की व्याख्या, स्वरूप स्पष्ट करके इसके प्रकार एवं कार्य लिखिए। तो ये सब 5 मार्क के लिए हमारा क्वेश्चन बनता है। और अगर हमको 15 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आए LAQ, तो उसमें हमको मॉडर्न के हिसाब से लिखना रहता है पूरा बोन के डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर उसमें कोई स्पेसिफिक बोन है तो हमको उसका आयुर्वेदीय नाम और उसका आयुर्वेदीय प्रकार, ये 2 चीज़ें उस LAQ में उस पर्टिकुलर बोन के बारे में लिखनी रहती है। अब मैं इस वीडियो का जो PDF है नोट्स का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप कभी भी पढ़ना चाहे तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।